हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आप लोग फटाफट जुड़ जाइए लाइव सेशन में, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है शुरू। और आज की क्लास और भी बेहतर होने वाली है, क्योंकि आज हम इंग्लिश प्रोज का लेसन 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, क्लियर है। और इसके लेखक एनिस जंग है। इन्होंने जो है इसमें एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया है जो स्कूल से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को जो है वो जानना चाहता था, बड़े होकर स्कूल जाना चाहता था, फिर और बड़े होने पर वो क्या करना चाहता था, वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रस्तुत कहानी में तो बताई गई होगी, आप कहानी पढ़े भी होंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों आपको एक सीक्रेट हम इंग्लिश की बता दें 2022 बोर्ड की इंग्लिश के लिए, कि यदि आप प्रोज से लेसन 1 to 3 तैयार कर लेते हैं और पोएट्री का लेसन 1 to 3 का अगर आप सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, और वहीं शॉर्ट स्टोरी की अगर बात करी जाए और उसमें भी 1 to 3 लेसन, यानी प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी, अगर आप तीनों के शुरू के 1 to 3 लेसन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको 100% ये लिख कर दे दूंगा कि आपके इंग्लिश के पेपर बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। क्योंकि जी आप अच्छे से अपने जो है ये शुरू के आप 3 लेसन एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 लेसन आप तैयार कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है और भी बेहतर हो जाएगी। बाकी आपकी ग्रामर में मैंने आपको एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिमूव टू, डिग्री, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा चीज़ मैंने आपको करा रखा है। अगर आपने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ये सारी चीज़ें जो है वीडियो के में आपको सारा चीज़ दिया गया है, आप वहाँ से जाइए वीडियो को देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के, भाई बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग आते हैं काम की बात पे। तो काम की बात पे हम पहले पढ़ के आ रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर। यानी अभी तो हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। लेसन 1 का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेसन 2 का भी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन इसके बाद पहले हम तीसरा लेसन भी आपको बताएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वो भी आपको बता देंगे। ओके, तो चलिए जी पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वाई डिड एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। जो लेखिका एनिस जंग है उन्होंने जो है साहब जो लड़का है उस लड़के से स्कूल के बारे में उन्होंने क्या पूछा। वाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, और साहब पर जब उन्होंने पूछा तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। जब एनिस जंग ने जो है लड़के से, साहब से स्कूल के बारे में पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जाना चाहते हो कि नहीं, इसके बारे में उन्होंने पूछा। जब पूछा तो साहब ने क्या प्रतिक्रिया दिया, साहब का क्या जवाब आया। ओके जी, तो आंसर क्या है भाई, एनिस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल। एनिस जंग ने जो है साहब से स्कूल के बारे में पूछा, बिकॉज क्यों पूछा, क्योंकि सी वांटेड टू नो द इंटेंशन अबाउट साहब रिगार्डिंग स्टडीज। इसलिए उन्होंने पूछा क्योंकि वो चाहती थी कि वो साहब से जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में जो है क्या उसका इरादा है, उसका पढ़ाई लिखाई करने का इरादा है कि नहीं है, वो पढ़ना लिखना चाहता है कि नहीं। बस यही चीज़ जो है लेखिका जानने के लिए जो है उन्होंने साहब से जो है स्कूल के बारे में पूछा कि क्या तुम स्कूल के बारे में कुछ जानते हो, पढ़ना लिखना जानते हो कि नहीं। बस इन्हीं चीज़ों के लिए जो है एनिस जंग ने साहब से स्कूल शब्द का नाम लिया था, स्कूल शब्द के बारे में उन्होंने पूछा था। एट द ऑथर्स ऑफर साहब इमिडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल। और जब लेखिका ने कहा कि क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे, क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे, जैसे ही लेखिका ने इस बात को कहा, स्कूल जाने वाली बात को जैसे ही लेखिका ने कहा, ऑथर ऑफर्ड साहब, जैसे ही लेखिका ने साहब को कहा, इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल, तो साहब जो है तुरंत ही एकदम जल्दी ही जो है स्कूल जाने के लिए एकदम तैयार हो गया। इमीडिएटली मतलब तुरंत, अचानक, तब तेज़ी से जो है गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल, स्कूल जाने के लिए एकदम तैयार हो गया। दो द अथर्स ऑफर हिम नॉट सीरियसली, लेकिन ऑफर जो लेखिका जो थी ये जो है बहुत, जैसे होता है ना, वो हंसी मजाक में उन्होंने इस बात को कहा था, लेकिन साहब जो लड़का था इस बात को सीरियसली ले लिया था। ओके, क्लियर है।
तो चलिए भाई एक बार हम फिर से आपको बता दें क्वेश्चन क्या था कि एनिस जंग ने जो है साहब से स्कूल के बारे में क्या पूछा, अगर पूछा भी तो उस पर साहब का क्या प्रभाव पड़ा। स्कूल के बारे में जब लेखिका ने पूछा एनिस जंग ने तो साहब पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। एनिस जंग आज साहब अबाउट द स्कूल, एनिस जंग ने लड़के साहब से स्कूल के बारे में पूछा क्योंकि वो केवल इतना जानना चाहती थी कि क्या उसका पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका कुछ इरादा है कि नहीं। और जैसे लेखिका ने इस बात को कहा और स्कूल चलने की बात जब उन्होंने कहा तो लड़का साहब जो है एकदम अचानक से जो है स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, जबकि लेखिका का जो है ये केवल एक सीरियस होकर उन्होंने इस बात को पूछा नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और ये सारा चीज़ भाई सबकी मीनिंग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मीनिंग आपके सामने मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मीनिंग भी जो है यहाँ से देखते चलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। कहता है कि खुद साहब जो लड़का था एंड अदर रैग पिकर्स में कूड़ा कचरा बिनने वाला, ठीक है, रैग पिकर्स में कूड़ा कचरा जो कूड़ा बिनते हैं, ठीक है जी, उनको रैग पिकर्स कहते हैं। तो ये लोग जो है चप्पल क्यों नहीं पहना करते थे, स्लीपर ये लोग क्यों नहीं पहना करते थे। वाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। जब इसके बारे में पूछा गया कि आप लोग स्लीपर चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं तो उन्होंने क्या शब्द कहा था, उन्होंने क्या बहाना बनाया था, ठीक है जी, इस चीज़ को उन्होंने पूछा। तो चलिए भाई क्या बहाना बनाए हम लोग भी देख लिया जाए, बहाना बनता है कि क्या बनता है जी, है ना। तो चलिए जी दिया क्या है, साहेब अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। कहता है कि खुद साहब और अन्य जो कूड़ा करकट बिनने वाले जो लड़के थे वे जो है चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज क्योंकि इट वाज देयर ट्रेडिशन टू वंडर बेयर फुट। ये उनकी परंपरा थी नंगे पाँव चलने की। ओके जी, नंगे पाँव चलने की जो है ये उनकी परंपरा थी, उनकी ये जो परंपरा थी नंगे पाँव। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो, और वे ये चप्पल पहनना भी नहीं चाहते थे, इन्हें चप्पल पहनना अच्छा भी नहीं लगता था। दे एक्सक्यूज डैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम सेल्फ, और ये जो है कहा भी करते थे कि मेरी माँ जो है इन सब के लिए हमेशा डांटती हैं बोलती हैं, मतलब उन्होंने ये बहाना बनाया। जैसे आपसे अगर कोई कुछ पूछ ले कि आज आपने ये काम क्यों नहीं किया तो आप कहते हैं कि भाई हमारा मन नहीं कर रहा था, जबकि आपको आ नहीं रहा होगा, मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तरह तरह की जो है बहानाएं बना दी जाती हैं, है ना जी। तो यहाँ पर उन लड़कों ने कहा कि हमारी माता जी भी जो है हमको ये सब देती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फिर से आपको बता दो कि साहब और अदर जो कूड़ा करकट बिनने वाले जो लड़के थे वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। अगर नहीं पहनते थे तो उन्होंने इसके लिए क्या बहाना बनाया। तो साहब अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल, खुद लड़का साहब और अन्य लड़के चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि ये उनकी जो परंपरा थी नंगे पाँव चलने की, और वे वास्तव में ये लोग चप्पल पहनना भी नहीं चाहते थे, और उनकी माता जी भी लोग जो हैं इन लोगों को चप्पल पहनने के लिए दिया नहीं करती थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। कहता है कि बहुत से कूड़ा करकट बिनने वाले जो लड़के थे वो किस प्रकार दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर रहने लगे थे। ओके, बहुत से रैग पिकर्स जो है किस प्रकार से दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर रहने लगे थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, और जब ये लोग यहाँ पर आए तो कैसे ये लोग जो है अपने आप को यहाँ पर स्थापित किए। यहाँ पर आने के बाद ये लोग अपने आप को किस तरह से जो है यहाँ पर स्थापित किए थे। ओके जी, तो चलिए भाई कैसे स्थापित किए थे। इन सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली के सीमापुरी में मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज टू लिव, यानी दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर 10,000 से ज़्यादा के लोग जो है कूड़ा करकट जो बिनने वाले जो लोग थे वो दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर रहते थे। ओके जी, दे मोस्टली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, और ये लोग जो है बांग्लादेश से प्रवास करके यहाँ पर आए थे, यानी बांग्लादेश से ये लोग यहाँ पर एक शरणार्थी बनकर आए थे। दे सेटल्ड एंड पिच्ड देयर टेंट्स, यहीं पर आकर ये लोग अपने आप को सेटल कर लिए और यहाँ पर आकर इन्होंने अपने टेंट को गाड़ दिए।
वेर एवर दे फाउंड अ फूड, और जहाँ पर इन्हें अच्छा खासा भाई भरपेट भोजन मिल जाता हो, पानी की व्यवस्था हो, तो ऐसे स्थानों पर लोग जो है अपनी टेंट को जो है लाकर लगा देते थे और यहीं पर अपना निवास करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, यानी कह रहा है कि जो कूड़ा, जिसमें कूड़ा कचरा को गाजा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो उस कूड़े का जो है इन छोटे बच्चों के लिए जो है उसकी मीनिंग क्या थी, उसकी परिभाषा क्या थी। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उस कूड़ा करकट के जो गार्बेज, जो कचरा का जो डिब्बा होता है, उसमें इन्हें मिलता क्या था। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन वाज नथिंग लेस दैन गोल्ड, कहने मतलब कि इन बच्चों के लिए जो है वो गार्बेज, जो कूड़ा करकट वाला जो डिब्बा था, इनके लिए जो है एक खजाना था। इसको ये लोग जो है सोना मानते थे। क्यों? क्योंकि समटाइम्स दे फाउंड अ सिल्वर क्वाइन, कभी कभार उन्हें इन कूड़ा करकट के डिब्बों में जो है इन्हें कभी कभार चांदी के सिक्के मिल जाया करते थे, और या फिर 10 रुपीज़ नोट इन ए हीप ऑफ गार्बेज, या कभी कभार तो इन्हें 10 रुपये का नोट भी जो है कूड़े करकट के ढेर में जो है इनको मिल जाया करता था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा तो भाई प्लीज़ कमेंट में आप क्लियर का कमेंट जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आपको शायद समझ में आ रहा है या आपकी नहीं। ओके जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहब जो लड़का था दूध के दुकान पे, ठीक है जी, जो दूध का जो दुकान था वहाँ पर उसने नौकरी क्यों किया। वाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और जब वो वहाँ पर काम अगर करता भी था तो उसे क्या उसके बदले में दिया जाता था। जब साहब दूध के दुकान पर काम करता था तो उसे उसके बदले में क्या दिया जाता था। साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहब जो है दूध के दुकान या फिर टी स्टॉल या चाय की दुकान पर जो है वो नौकरी करता था, बिकॉज क्योंकि ऑफ पॉवर्टी, क्यों? क्योंकि वो बहुत गरीब था, गरीब इतना था कि उसे पैसा या खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था, तो इसलिए उसने जो है पेट भरने के लिए उस चाय की दुकान पर या दूध के दुकान पर जाकर उसने नौकरी करना शुरू किया था। देयर ही वाज पेड फॉर ₹8,800 एंड ऑल हिज मिल्स, और वहाँ पर उसे 800 रुपया महीना और भरपेट भोजन, चाहे वो 2 टाइम का हो चाहे 3 टाइम का, उसे भरपेट भोजन भी वहाँ पर प्राप्त होता था। ही हैड टू वर्क हार्डर, वहाँ पर उसे बहुत अधिक मेहनत करना होता था। उस चाय के दुकान पर या दूध के दुकान पर उसे साहब को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होता था। ही लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस सो ही वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, कहने का मतलब कि जब साहब ने चाय की दुकान पर नौकरी किया तो उसे कठिन परिश्रम तो करना पड़ता ही था, साथ में उसे जो स्वतंत्रता प्राप्त था कि वो कहीं पर आ जा सकता था, कूड़ा करकट बीनते हुए वो कहीं पर भी जो है आ जा सकता था, कि किसी भी टाइम वो सो जाता था, किसी टाइम वो उसके मन का मालिक था, उसका मन किया हम कूड़ा करकट बीनेंगे तो चला जाता था, नहीं मन किया नहीं जाता था। लेकिन अब वो जो है उन सब चीज़ों से वंचित हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब वो एक चाय की दुकान पर काम करता था, तो अब उसे चाय वाले दुकान के आदेश पर ही चलना होता था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है भाई? क्लियर है तो कमेंट जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, हु आज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट हिज एम्बिशन, मुकेश रहता कहाँ था और उसका लक्ष्य क्या था, वो क्या करना चाहता था। क्लियर है? मुकेश कौन था, वो कहाँ से आया था या कहाँ रहता था, और उसका एम्बिशन, लक्ष्य, उद्देश्य क्या था। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? तो चलिए आंसर भी आप आपका क्लियर कर दे। मुकेश वाज ए चाइल्ड लेबरर, मुकेश एक मजदूरी करने वाला एक छोटा लड़का था। ठीक है, ये मजदूरी का काम करता था, एक मजदूर लड़का था। ही बिलोंग टू ए ग्लास बैंगल्स मेकिंग फैमिली, वो जो है एक कांच की चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। कौन? मुकेश। मुकेश कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। हिज एम्बिशन वाज बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, इसकी तीव्र इच्छा थी कि वह बड़ा होकर
मोटर बनाने का एक मिस्त्री बने, मोटर मैकेनिक का एक मिस्त्री बने। व्हेन ही ग्रीव अप, जब वो और बड़ा हो जाएगा। मुकेश की इच्छा थी कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो आगे चलकर जो है वो मोटर मैकेनिक का काम करेगा। क्लियर है जी? ठीक है जी, देख लीजिए मीनिंग भी आपके सामने है। फटाफट अगर कुछ क्लियर होता होगा तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट जो है ज़रूर लेते रहिएगा, ताकि आपको मीनिंग भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है भाई। वाई डिड मुकेश वॉलेंटियर टू टेक द नरेटर हाउस। कहता है कि जो मुकेश के जो साथ के जो लड़के थे, या खुद मुकेश ही जो है लेखिका को अपने घर लेकर क्यों आया। हु वर देयर इन द हाउस, और जब मुकेश लेकर आया था लेखिका को अपने घर, तो उसके घर में कौन कौन रहता था। किसके घर में? मुकेश के घर में कितने लोग रहते थे। मुकेश वॉलेंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू टेक हिज होम। कहता है कि मुकेश के जो वॉलेंटियर, जो साथ के जो लड़के थे, ठीक है, जिन्हें वे स्वेच्छा से प्राप्त कर चुका था, तो वे लोग जो है लेखिका को मुकेश के घर लेकर गए। बिकॉज, क्योंकि हिज हाउ वाज बिंग रिब्यूल्ट एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर। क्योंकि वो पुनः जो है उसको अपना परिवार जो है दिखाना चाहते थे। कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, इतने छोटे से घर में, इतने छोटे से परिवार के साथ ये लोग कैसे जो है इस घर में रहते थे। ही वांटेड टू शो इट टू हर। वे लोग या मुकेश जो है लेखिका को उसका घर जो है दिखाना भी चाहते थे। इन द होम, उसके घर में देयर वेयर मेनी मेंबर्स। उसके घर में, किसके? मुकेश के घर में बहुत से सदस्य रहते थे। एज मुकेश एल्डर ब्रदर, जैसा कि मुकेश तो रहता ही था, साथ में उसके बड़े भाई। हिज ब्रदर वाइफ, उसके बड़े भैया की पत्नी। हिज फादर, उसके पिताजी रहते थे। ग्रैंड मदर, उसकी दादी रहती थी। एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर भी जो है मुकेश के घर में सभी लोग एक साथ निवास करते थे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए जी, क्लियर है तो अच्छी बात है भाई। कमेंट मुझे आप लोग बराबर करते रहिएगा। क्लियर हो रहा है तो तब भी, नहीं हो रहा है तब भी आप मुझे कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। इट इज़ हिज कर्म, यह उसका कर्म है। हिज डेंसिटी, ये उसका भाग्य है। हु सेड दिस एंड वाई, इस शब्द को किसने कहा और क्यों कहा। किस शब्द को जी? कि यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। किसने कहा और क्यों कहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज क्या कर रहा है भाई? इट इज हिज कर्म, हिज डेंसिटी, यह उसका कर्म, यह उसका भाग्य है। वाज सेड बाई मुकेश ग्रैंड मदर, यह शब्द मुकेश की दादी ने कहा था। यह उसका कर्म है, यह उनका भाग्य है। बिकॉज, क्योंकि, उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि सी हैड वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग। क्योंकि उन्होंने जो है, मुकेश की दादी जो है, खुद मुकेश के दादाजी को जो है अपनी आँख के सामने अंधे होते हुए देखी हैं। मुकेश की दादी जो है, मुकेश के दादाजी को अपने आँख के सामने जो है अंधा होते हुए उन्होंने देखा है। कैसे अंधे हुए? पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। मुकेश के दादाजी जो है चूड़ियों को पालिश करने का काम करते थे, और उन चूड़ियों को पालिश करते करते उनकी आँख की रोशनी चली गई थी। सी सेड डैट ए गॉड गिवेन इनेस कैन नेवर बी ब्रोकन। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान हमारे भाग में जो कुछ लिख दिए हैं तो उसको बदल नहीं सकते, उतना तो हमको भोगना ही है। मुकेश की दादी ने जो है इतने बातें को बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? व्हाट डज द बैंगल्स सिम्बॉलिज। चूड़ियाँ जो है किसका प्रतीक हैं? ठीक है जी, चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले का जो भूमिका है वो किस प्रकार भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है जी? यानी कहता है कि जो चूड़ियाँ जो हैं वो किसका प्रतीक हैं, और जो चूड़ियाँ जो बनाने वाले जो फिरोजाबाद के हैं
उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका चूड़ियों को बनाने में है। द बैंगल्स सिम्बोलिज ऑन एन इंडियन वोमेंस सुहाग। कहता है कि चूड़ियाँ जो हैं भारतीय स्त्रियों का एक सुहाग है। चूड़ियाँ जो है भारतीय स्त्रियों का एक सुहाग है। द बैंगल्स मेक्स ऑफ फिरोजाबाद। चूड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? फिरोजाबाद में। प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री। और इस फिरोजाबाद में जो है चूड़ियाँ जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। यानी फिरोजाबाद में आप चले जाएंगे तो घर घर में जो है आपको चूड़ियाँ बनाने वाले दिख जाएंगे। क्लियर है जी। रिपोर्ट बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वहीं से जो है चूड़ियाँ जो है विश्व के कोने कोने तक पहुँचाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए भाई क्लियर है तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है हमारा? वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। कहता है कि जो चूड़ियाँ जो बनाने वाले जो लोग थे ये लोग अपनी समिति क्यों नहीं बना पाए थे? ये लोग अपनी समिति क्यों बना नहीं पाते थे? भाई फिरोजाबाद के जो बहुत से लोग धनवान व्यक्ति रहे होंगे तो ये लोग जो है चूड़ियाँ बनाने वालों का जो था वहाँ से जो है इन्होंने क्या चीज़ करा रखा था। वाई कुड द बैंगल्स मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव। और ये लोग जो है अपनी एक अलग से समिति, अलग से एक सहकारी समिति इन्होंने उसका निर्माण क्यों नहीं किया था। व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो। अगर ये लोग ऐसा कर लिए होते तो इस चीज़ का ऐसे लोगों को क्या चीज़ का फ़ायदा मिलता। क्लियर जी, क्या चीज़ का उन्हें फ़ायदा मिलने वाला था। तो द बैंगल्स मेकर्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स। कहता है कि चूड़ियाँ बनाने वाले ये जो हैं अपने लोगों को भी जो है वो पहचान नहीं पाता था इनटू अ कोऑपरेटिंग, क्योंकि ये लोग को हमेशा वो साथ मिलाकर रखते थे, एक साथ लेकर चलते थे। बिकॉज इफ़ दे डू सो, यदि वे लोग ऐसा करते तो दे आर हॉल्ड अप बाय द पुलिस, इन्हें पुलिस के द्वारा पकड़वा लिया जाता, बीटेन उन्हें पिटाया जाता, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और इन्हें जो है घसीटते हुए जेल में डाल दिया जाता था। क्लियर है? यानी लेखक कह रहे हैं कि जो चूड़ियाँ जो बनाने वाले जो लोग थे ये अपनी एक समिति, वे अपनी एक सहकारी समिति जो है ये लोग उसका निर्माण नहीं कर पाते थे। अगर वे निर्माण करना चाहते भी थे तो इन्हें एक डर बना रहता था, किस चीज़ का? बाय द पुलिस बीटेन, कि पुलिस उन्हें पीटेगी, ठीक है जी, ड्रैग्ड उन्हें धिक्कारेगी और धिक्कारते हुए घसीटते हुए उन्हें जेल लेकर चली जाएगी। दे फेस द मिडलमैन पुलिस एंड सेटल रिफ्लेस सेल्फिश पीपुल। और इसके बाद ये लोग जो है दे फेस द मिडलमैन पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपुल। इसके बाद ये लोग अन्य पुलिस कर्मियों से भी मिले और इसके बाद ये लोग जो है एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में जाने गए। ओके फ्रेंड्स, अगर भाई क्लियर है तो आप लोग मुझे बताते रहिएगा भाई कमेंट में। अगर आप लोग को क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में क्लियर है का ऑप्शन ज़रूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि भाई आपकी सेवा होनी चाहिए, हम आपकी सेवा के लिए ही यहाँ पर आए हैं और आपके पेपर अच्छे से बीते, भगवान से हम यही दुआ करते हैं। और आप मन लगा के खूब मेहनत के साथ जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि 24 मार्च अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। ओके, तो चलिए भाई, आई होप कि आप लोग को आज का क्लास पसंद आया है। अगर जी क्लास पसंद आया है ना तो बस एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा भाई, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइए कि भाई क्लास की तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो लेसन 3 होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।